एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HDCTC में। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, मैंने सजेशन दे दिया है और ये भी बताया था आप सभी को कि प्रत्येक दिन जो है 2 सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग डील करेंगे और ये जो भी हम लोग डील करेंगे वो सभी का सभी लाइव फॉर्म में ना होकर रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में होने वाला है। तो आप सभी कोई सब्जेक्टिव प्रश्न की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। मैं बीच बीच में यह भी बता दूंगा कि आपको किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया था इससे पहले और किस प्रकार का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है। तो इस चीज़ के भी बारे में हम लोग जो है सब्जेक्टिव प्रश्न के ही अंतर्गत चर्चा भी करते जाएंगे और आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे इसके उत्तर को। आज का जो प्रश्न है वो है हड़ताल की परिभाषा एवं उसके प्रकार की व्याख्या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आज का जो प्रश्न है वो हड़ताल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रकार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इसकी जो है व्याख्या को शुरू करेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं स्क्रीन एडजस्ट कर रहा हूँ। तो चलिए स्क्रीन एडजस्ट अब हो चुका है। तो प्रश्न है हड़ताल की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, मैं आप सभी के लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाला हूं कि आप सभी को एग्जामिनेशन हॉल में लिखना कैसे है। यानी कि आपको कोई भी प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो आप उसका उत्तर किन स्टेप्स में देंगे और कैसे आप सभी लिखेंगे, इसका एक सेपरेट वीडियो अपलोड होगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय एवं अर्थ से। हड़ताल साधारणतः वह परिस्थिति है जिसमें उद्योग या औद्योगिक प्रतिष्ठान हो, कारखाने हो या अन्य प्रकार के कोई औद्योगिक व्यवसाय करने वाले कोई उद्योग हो, तो उसमें जितने भी कार्यरत कर्मचारी रहते हैं उन या कर्मचारियों का जो श्रम संघ रहता है उनके द्वारा अगर सामूहिक रूप से कार्य पे जाने से मना कर देता है या कार्य करते रहने से मना कर देता है तो ये हड़ताल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2(2)Q के अनुसार इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के निकाय या समूह द्वारा मिलकर काम बंद कर देना या नियोजित व्यक्तियों के समूह द्वारा कार्य करते रहने से या नियोजन अस्वीकार करने को ही हड़ताल कहा जाता है। ठीक है, नियोजन स्वीकार करने या अस्वीकार करना, देखिए स्वीकार करने से इनकार करना या अस्वीकार करना दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो अब देखिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार बताया क्या है कि हड़ताल किसे कहेंगे। तो किसी भी कंपनी या प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के समूह द्वारा यदि किसी कार्य को करते रहने से मना कर देता है या काम बंद कर देता है या नियोजन को स्वीकार नहीं करता है तो वो हड़ताल कहलाता है। ठीक है, अब विभिन्न विद्वानों ने जो है परिभाषा इसका दिया है और इन विद्वानों में क्लाइड ई डैंकट, पैटरसन, प्रोफेसर मलिक जैसे अनेक विद्वान द्वारा इसको परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी को देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैंने लिखा है। आप सभी को भी हूबहू एग्जामिनेशन में इसी तरह से लिखना है। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप सभी को आंसर राइटिंग करना कैसे है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो चलिए, इन व्यक्तियों तथा संस्थानों के नाम अग्रलिखित है, जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं। एक डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, परिभाषा का डायग्राम बनाया है और किसने परिभाषा दिया है तो पहला क्लाइड ई डैंकट ने दिया है, दूसरा पैटरसन ने दिया है, तीसरा प्रोफेसर मलिक ने दिया है, चौथा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दिया है। अब इन परिभाषाओं का जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लाइड ई डैंकट के अनुसार हड़तालें कर्मचारियों के समूह द्वारा परिवेदना निवारण के लिए की गई वह औद्योगिक विवाद है जिसमें वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से कार्यबंदियाँ एक स्थायी समय के लिए करते हैं। देखिए, क्लाइव ने क्या कहा कि परिवेदना मतलब अगर किसी भी कर्मचारी के किसी भी प्रकार की समस्या को परिवेदना कहा जाता है। ठीक है, उस समस्या के निवारण के लिए जो भी स्टेप्स उठाए जाते हैं कर्मचारियों के द्वारा कार्यबंदी के रूप में, उसे ही हड़ताल कहा जाता है। अब दूसरी जो परिभाषा दी है वो है पैटरसन महोदय ने अपनी परिभाषा को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और
पैटरसन के अनुसार श्रमिकों के समूह द्वारा अपने परिवाद को प्रकट करने या कार्य संबंधी मांगों को पूरा करवाने के लिए अस्थायी रूप से कार्य बंद करना ही हड़ताल कहलाता है। यानी कि पैटरसन की अगर बात को ध्यान में रखा जाए तो पैटरसन का ये कहना था कि किसी श्रमिकों के समूह द्वारा यदि किसी भी प्रकार की शिकायत यानी कि परिवाद का निवारण नहीं हो रहा है तो उसको पहले वो लोग प्रकट करते हैं और कार्य संबंधी मांग को अपना पूरा करवाने का एक स्थायी समय के लिए जो है कार्य बंद करके अपनी मांग को पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो परिभाषा दिया है वो प्रोफेसर मलिक ने दिया है। इनके अनुसार हड़ताल श्रमिकों का वह मान्य हथियार है। देखिए मान्य ब्रैकेट में रखा गया है, इसका मतलब ये हथियार तो है श्रमिकों का। आपसे प्रश्न भी पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिया जाता है कि हड़ताल जो है श्रमिकों का हथियार है, सत्य या असत्य। तो आप सभी को बोलना है सत्य। ये 2020 या 21 में शायद पूछा गया था। तो आप सभी को इस प्रकार देखिए, आप ये भी चीज़ समझ पा रहे हैं कि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है। अगर आप सब्जेक्टिव को बढ़िया भली बात पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएगा। ठीक है। तो प्रोफेसर मलिक ने क्या कहा कि हड़ताल श्रमिकों का वह मान्य हथियार है जिसका प्रयोग वो अपनी सामूहिक शक्ति को बनाए रखने तथा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नियोक्ता को मनमानी को रोकने के लिए भी करते हैं। ठीक है। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा था? ऑक्सफोर्ड के अनुसंधान के अनुसार हड़ताल का अर्थ श्रमिकों द्वारा कार्य को चालू रखने से इनकार करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 4 संस्थाओं और विद्वानों द्वारा जो है आप सभी ने उनका परिभाषा को जानने का प्रयास किया। अब जो है देखिए, कोई भी परिभाषा आप देते हैं तो उसमें अपना सेल्फ थॉट जरूर लिखना है। ठीक है। सेल्फ थॉट मतलब आपका स्वयं विचार। आपने इनके परिभाषाओं को जानने के बाद क्या निष्कर्ष निकाला और क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हड़ताल को आप किस प्रकार से परिभाषित करना चाह रहे हैं। वो तो अन्य विद्वान थे, उन्होंने अपना अपना मत प्रकट किया। तो इस प्रकार से आप भी कोई अपना मत प्रकट कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर करना चाहिए आप सभी को। तो चलिए, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी उद्योग के कर्मचारी के समूह द्वारा, ठीक है, कार्य करते रहने से इनकार करना ही हड़ताल कहलाता है। ठीक है। कार्य करने से इनकार करना ही हड़ताल कहलाता है। और हड़ताल एक निश्चित अवधि के लिए होता है। ठीक है। और अल्प अवधि के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन से हड़ताल चल रहा है, हड़ताल ही चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये अस्थायी तौर पर किया जाने वाला औद्योगिक विवाद है और इसका निवारण भी सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द हो। इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। ठीक है। तो चलिए, अब एक सेक्शन तो ख़त्म हो गया प्रश्न का। अब आते हैं हड़ताल के प्रकार पे। और जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं, मैंने एक और डायग्राम बनाया है जिसमें कि हड़ताल के प्रकार को बताया है। ठीक है। तो आप इस प्रकार से हड़ताल के प्रकार की शुरुआत कर सकते हैं। हड़तालें अनेक प्रकार की होती हैं। ठीक है। इसमें साधारण हड़ताल, मंदकार्य हड़ताल, त्वरित हड़ताल इत्यादि होते हैं। ठीक है। तो आप सभी कोई देख पा रहे हैं हड़ताल के प्रकार डायग्राम से। पहला जो हड़ताल है वो विशिष्ट हड़ताल, पहला हड़ताल विशिष्ट हड़ताल। ठीक है। हड़ताल के प्रकार में पहला हड़ताल विशिष्ट हड़ताल। दूसरा हड़ताल सामान्य या आम हड़ताल। ठीक है। और आप डायग्राम ज़रूर आप प्रयास करिएगा कि हम जो है डायग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम बनाने से जो है परीक्षक के पास उतना समय नहीं होता है, उतना पर्याप्त समय नहीं होता, क्योंकि उसे बहुत सारी कॉपियाँ जांच करनी होती है। तो आप लोग ज़रूर डायग्राम बनाइएगा। और वैसे भी मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो में। ठीक है। तो पहला हड़ताल विशिष्ट हड़ताल, दूसरा सामान्य या आम हड़ताल, तीसरा अधिकृत हड़ताल, चौथा अनाधिकृत हड़ताल, पांचवा साधारण हड़ताल है पांचवा, छठा हड़ताल गैर हाजिर हड़ताल, सातवां हड़ताल मंदकार्य हड़ताल या धीरे काम करो हड़ताल। ठीक है। अगला है सांकेतिक या विरोध हड़ताल, अगला है त्वरित हड़ताल, नियमानुसार कार्य, सहानुभूतिक हड़ताल, अधिकार क्षेत्रीय हड़ताल, राजनीतिक हड़ताल, घेराव। ठीक है। और आगे भी हैं। कुल मिला के जो है 19 प्रकार के हड़ताल को आप सभी को पढ़ना है और आप सभी को आपके एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लिखना भी है। अगला है घेराव, उसके बाद है टूल डन हड़ताल, जिसे औजार रोक हड़ताल भी कहा जाता है, भूख हड़ताल, बंद, सीटी बजाकर हड़ताल और पिकेटिंग। ठीक है। तो इस प्रकार से कुल जो है आप सभी के पास 19 प्रकार के हड़ताल हैं और इन सभी को आप सभी को इनका व्याख्या करना है। अब व्याख्या अगर आप समझ लेते हैं
तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हड़ताल के उपरोक्त व्याख्या अगर लिखित है, मैंने इस प्रकार से लिखा है। और आप पहला जो हड़ताल देख पा रहे हैं वो विशिष्ट हड़ताल है। विशिष्ट हड़ताल होता है क्या, किसी विशिष्ट यानी कि विशेष प्रतिष्ठान या औद्योगिक क्षेत्र में या किसी एक निश्चित स्थान में श्रमिकों का समूह द्वारा हड़ताल किया जाता है तो उसको विशिष्ट हड़ताल कहा जाता है। क्यों इसे वो विशिष्ट हड़ताल, क्योंकि वो विशेष स्थान पे किसी एक निश्चित और ख़ास स्थान पे ही हो रहा है, इसीलिए इसको विशिष्ट हड़ताल कहा जाता है। और इसका विस्तार क्षेत्र अत्यंत ही सीमित होता है और इसी प्रकार के हड़ताल अधिकांशतः भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट हड़ताल मुख्यतः सबसे अधिक प्रतिष्ठान के स्तर पर ही होते हैं। ठीक है, दूसरा जो हड़ताल है वो सामान्य या आम हड़ताल है और इस प्रकार के हड़ताल का विस्तार क्षेत्र व्यापक होता है। सामान्य हड़ताल का विस्तार क्षेत्र व्यापक होता है और इसमें कई उद्योग के कर्मचारी या श्रमिक ये एक साथ जो है काम बंद कर देते हैं और हड़ताल पे बैठ जाते हैं। इन हड़तालों का स्वरूप राजनीतिक तौर पर भी होता है जिसका उद्देश्य तीव्र राजनीतिक परिवर्तन है। ठीक है, सामान्य हड़ताल का एक उद्देश्य तीव्र राजनीतिक परिवर्तन भी है। उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन का हड़ताल, ठीक है, और फ्रांस का हड़ताल। ठीक है, अगला जो हड़ताल है वो अधिकृत हड़ताल है। अधिकृत हड़ताल किसे कहा जाएगा, जब श्रम संघ के समुचित निकाय जैसे कार्यकारिणी या आम सभा के बैठक के बाद या उसके आह्वान पर हड़ताल अगर किया जाता है तो उसे अधिकृत हड़ताल कहा जाता है। और अधिकांश हड़तालें श्रम संघ के निर्देशानुसार ही होती है। और अगला है अनाधिकृत हड़ताल। चौथा हड़ताल जो है वो अनाधिकृत हड़ताल है। ठीक अधिकृत हड़ताल का उल्टा, उसमें कहा गया था कि श्रम संघ के आह्वान पर हड़ताल होगा तो अधिकृत होगा, श्रम संघ के आह्वान पर हड़ताल नहीं होगा तो अनाधिकृत हड़ताल होगा। ठीक है, चलिए इस दौरान किसी श्रम संघ के कुछ सदस्य बिना श्रम संघ को सूचित करे हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार के हड़ताल को जंगली बिल्ली हड़ताल कहा जाता है। ये 2021 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा गया था कि जंगली बिल्ली हड़ताल अचानक से होने वाली हड़ताल है, तो आप सभी को बोलना है सत्य है। ठीक है, ये अवैध हड़ताल भी कहलाता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश टर्म जो है इसका वो है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो ब्रिटेन का जो हड़ताल हुआ था ब्रिटेन में 1960 में, उसको वाइल्ड कैट स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है या अनाधिकृत हड़ताल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो हड़ताल है वो है साधारण हड़ताल। और साधारण हड़ताल का विस्तार क्षेत्र संकुचित है। संकुचित मतलब कम है। ठीक है, संकुचित मतलब कम क्षेत्र में फैला हुआ है। इस प्रकार की हड़तालें आमतौर पर नियोजन की शर्तें या कार्य की दशाओं से संबंधित होती हैं। इससे प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारी या श्रमिकों के समूह द्वारा धरना, सत्याग्रह या प्रदर्शन आदि किए जाते हैं। ठीक है, साधारण हड़ताल को प्रभावी बनाने के लिए धरना, सत्याग्रह, प्रदर्शन आदि किए जाते हैं। चलिए अगला जो हड़ताल है वो है गैर हाजिर हड़ताल। क्या है? गैर हाजिर हड़ताल। गैर हाजिर हड़ताल के अंतर्गत होता है क्या कि श्रमिक काम पे तो नहीं जाते हैं, ठीक है, काम पर नहीं जाते हैं, बल्कि यह साधारण हड़ताल का एक रूप होता है। गैर हाजिर हड़ताल साधारण हड़ताल का एक रूप होता है जिसमें कर्मचारी या श्रमिक अपने काम के स्थान पर नहीं जाते और जाते भी हैं तो प्रतिष्ठान के परिसर के बाहर ही रहते हैं। आवश्यकता के अनुसार वे धरना, सत्याग्रह आदि में भाग लेते हैं। यानी कि गैर हाजिर हड़ताल में वो लोग काम पे जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, ठीक ना, और धरना प्रदर्शन करते हैं। अगला है हाजिर हड़ताल। हाजिर हड़ताल गैर हाजिर हड़ताल का उल्टा है कि ऐसे हड़ताल में जो है कर्मचारी काम पे तो जाते हैं परंतु कार्य नहीं करेंगे। और साधारणतः हाजिर हड़ताल छोटी अवधि के लिए होता है। छोटी अवधि के लिए होने वाले हड़ताल है हाजिर हड़ताल, ठीक है। उदाहरण के लिए औजार रोको हड़ताल और कलम रोको हड़ताल, ये दो प्रकार के हड़ताल हाजिर हड़ताल के ही अंतर्गत आते हैं जिसमें श्रमिक काम पे तो जाते हैं लेकिन काम करते नहीं हैं, ठीक है। अब अगला हड़ताल है 8वां प्रकार का जो हड़ताल है वो मंदकार हड़ताल है। मंदकार हड़ताल में इस प्रकार के हड़ताल में श्रमिक कार्य करना बंद नहीं करते बल्कि कार्य की गति को ही कम कर देते हैं। मंदकार हड़ताल में श्रमिक क्या करता है, काम करना नहीं बंद करता है लेकिन काम की गति इतना ही धीरे रखता है कि उत्पादन स्वयं घट जाता है, जिससे नियोक्ता पे क्या होता है कि
देखिए अब क्या होगा, काम की गति तो घट जाएगी लेकिन उत्पादन भी घट जाएगा, लेकिन उसका वेतन जो है, उसका जो परिश्रम मजदूरी है वो तो उतना ही रह जाएगा, जिसके कारण जो है नियोक्ता पे अतिरिक्त भार आता है, वेतन का देय भार आता है। इस प्रकार के हड़ताल को नियोजकों द्वारा अनैतिक या अनुचित माना गया है। ठीक है, मंदकार हड़ताल जो है सबसे खतरनाक हड़ताल में से एक होता है, इसीलिए मंदकार हड़ताल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवा हड़ताल की अगर बात करें तो सांकेतिक या विरोध हड़ताल है, और ऐसे हड़ताल में भविष्य में संभवतः घटित होने वाले नियोजक श्रमिक संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें संकेत दिया जाता है कि भाई, अगर नियोक्ता को संकेत दिया जाता है कि अगर आपने हमारे मांग को पूरा नहीं किया तो हम लोग हड़ताल पे बैठेंगे। ठीक है, अब आगे की हड़ताल की अगर बात करें तो आगे की हड़ताल जो है सांकेतिक हड़ताल जो है नियोक्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अब अगला जो हड़ताल है वो त्वरित हड़ताल। ठीक है, त्वरित हड़ताल में किसी आकस्मिक घटनाओं के घटित होने के कारण जब श्रमिक बिना किसी पूर्व सूचना के हड़ताल कर देते हैं तो ऐसे हड़ताल को त्वरित हड़ताल कहा जाता है। इस हड़ताल में श्रमिक अपनी समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई श्रमिक काम कर रहा है, उसको अचानक से चोट लग गया तो वो आकस्मिक हड़ताल पे बैठ जाता है कि हमको इलाज चाहिए, और इलाज चाहिए मतलब तत्काल इलाज चाहिए, ऐसा नहीं कि कल इलाज हो, अभी तुरंत के तुरंत इलाज चाहिए, उसी को तत्काल समाधान चाहते हैं। ठीक है, त्वरित हड़ताल करके। तो अगला जो हड़ताल है वो है नियमानुसार कार्य। नियमानुसार कार्य के अंतर्गत होता है क्या कि श्रमिक किसी कारखाने या उद्योग के श्रमिक जानबूझकर कार्य की प्रक्रियाओं की बारीकी पर जोर डालते हैं ताकि कार्य की गति स्वयं मंदित हो जाए। इस हड़ताल में कार्य की गति स्वयं ही धीमी हो जाती है और जिस कारण जो है उत्पादन घट जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप बैंक का उदाहरण ले सकते हैं। बैंक के कर्मचारी ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल ये नहीं, मतलब आप गए पैसे निकालने तो पहले फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के लाइन में लगे, लाइन लग में फिर वहाँ से निकासी आप कीजिए। तो इस प्रकार के जो है उदाहरण है नियमानुसार कार्य के, और इसके अंतर्गत डाक, तार सेवा एवं सरकारी सेवा जो है ये सभी जो है नियमानुसार कार्य के अंतर्गत आते हैं, और ये एक प्रकार का हड़ताल ही समझा जाता है। अब अगला हड़ताल है सहानुभूति हड़ताल, 12 नंबर। किसी उद्योग में अन्य श्रमिक समूह द्वारा की गई हड़ताल के समर्थन में दूसरे श्रमिक द्वारा की जाने वाली हड़ताल को सहानुभूति हड़ताल कहा जाता है। यानी कि किसी अन्य उद्योग में अगर हड़ताल हो रहा है तो उसके सहानुभूति के तौर पर जो उसी कंपनी के अन्य समूह के कर्मचारियों द्वारा किए गए हड़ताल को सहानुभूति हड़ताल कहा जाता है। ठीक है, अगला जो है 13 नंबर हड़ताल है वो अधिकार क्षेत्रीय हड़ताल। अधिकार क्षेत्रीय हड़ताल जो है दो श्रम संघों के बीच होता है। ठीक है, और उनके अधिकार क्षेत्रों से संबंधित विवाद के कारण उत्पन्न श्रम संघ का हड़ताल अधिकार क्षेत्रीय हड़ताल कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक श्रम संघों के बीच अधिकार क्षेत्रों से संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न श्रम संघों का हड़ताल अधिकार क्षेत्रीय हड़ताल कहलाता है। ऐसी हड़ताल का मुख्य कारण अपने श्रम संघ को प्रतिनिधि श्रम संघ बनाना है। प्रतिनिधि श्रम संघ बनाने के कारण ही अधिकार क्षेत्रीय हड़ताल होता है। ठीक है, 14 नंबर हड़ताल का प्रकार है वो राजनीतिक हड़ताल, और राजनीतिक हड़ताल के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक निर्णय या सैद्धांतिक विषयों के विरोध में सरकार के विरुद्ध किए गए हड़ताल को राजनीतिक हड़ताल कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का पुनर्गठन जो है राजनीतिक हड़ताल के ही कारण हुआ था, और ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि सरकार के विरुद्ध होने वाले हड़ताल का क्या नाम है, तो आप सभी को क्या बोलना है, राजनीतिक हड़ताल। ठीक है, राजनीतिक हड़ताल में क्या होता है, राजनीतिक निर्णय या सैद्धांतिक विषयों के विरोध में सरकार के विरुद्ध में किए गए हड़ताल को राजनीतिक हड़ताल कहलाता है। उदाहरण के लिए राज्यों का पुनर्गठन, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा संबंधी निर्णय, मूल्य वृद्धि, आतंकवाद तथा सरकार के विशेष निर्णयों आदि के विरुद्ध की गई हड़तालों को राजनीतिक हड़ताल समझा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 15 नंबर जो है घेराव। घेराव के अंतर्गत क्या करता है, कर्मचारी या श्रमिकों का समूह अपनी मांगों को स्वीकार करवाने के लिए उच्च पदाधिकारी या संबंधित अधिकारी के कार्यालय को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उनको अधिकारी सबको बीच में रख के और नारेबाजी करते हैं। यह हड़ताल तब तक जारी रखते हैं जब तक कि अधिकारी होगा, आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा थोड़ा सा, जब तक कि अधिकारी यहाँ अधिकारी होगा। ठीक है, अधिकार नहीं। ठीक,
चलिए इसको मैं कर ही देता हूँ। तो ठीक है, मैं लेता हूँ ये। चलिए अधिकारी, अब सभी को समझ में आ रहा होगा। यह हड़ताल तब तक जारी रहता है जब तक कि अधिकारी उस विषय में कोई आश्वासन ना दें। यानी कि जब तक कर्मचारियों को आश्वासन नहीं मिलता है तब तक वो लोग घेराव करते रहते हैं। उदाहरण के लिए केरल और बंगाल में घेराव हड़ताल, घेराव पर औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि अन्य हड़तालों पर भी प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन घेराव पर मुख्य रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। 16 नंबर हड़ताल है औजार रोको हड़ताल। औजार रोको हड़ताल, जैसे टूल डाउन स्ट्राइक इसे बोला जाता है इंग्लिश में। ये हाजिर हड़ताल का ही एक रूप है जिसमें सभी कर्मकार या कर्मचारी काम पर तो जाते हैं लेकिन काम करते नहीं हैं। इसे ही औजार रोको हड़ताल कहा जाता है। कलम रोको हड़ताल भी एक हाजिर हड़ताल का ही उदाहरण है। ठीक है। अगला जो हड़ताल है वो है भूख हड़ताल। 18 नंबर जो हड़ताल है वो है भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल में क्या होता है कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए श्रमिक या श्रमिकों का समूह, ठीक है, श्रमिकों का समूह धरना सत्याग्रह प्रदर्शित करते हैं और ये प्रदर्शित भूखे रह के वो करते हैं। ठीक है। अर्थात इसको अगर समझा के बोला जाए तो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए श्रमिकों के समूह द्वारा भूखे रहकर धरना या सत्याग्रह प्रदर्शित करने की क्रिया को ही भूख हड़ताल बोला जाता है। भूख हड़ताल दो प्रकार के होते हैं, कार्मिक भूख हड़ताल और आमरण अनशन भूख हड़ताल। कार्मिक भूख हड़ताल में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक अगर श्रमिक है वो भूखा है तो उसके जगह 2 घंटा बाद दूसरा भूखा रहेगा, तो तीसरे दिन वो भूखा रहेगा, ऐसे करके क्रमगत तरीके से चलता रहेगा। यानी कि एक ही व्यक्ति इसमें सब दिन जो है भूखा नहीं रह के हड़ताल करता है, इसमें अलग अलग व्यक्ति को बदला जा सकता है। और जबकि आमरण अनशन में एक ही व्यक्ति पूर्णतः भूख हड़ताल कर सकता है या एक से अधिक व्यक्ति भी आमरण अनशन की प्रतिज्ञा ले सकते हैं। जैसे अन्ना हजारे ने किया था, आप पार्टी की स्थापना इसी के पश्चात हुई थी। अन्ना हजारे ने क्या किया था? आमरण अनशन किया था, उसके बाद आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो अगला जो हड़ताल है वो है बंद। और बंद जो है विशेष प्रकार से जो है पश्चिम बंगाल केरल के राज्यों में बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। और चलिए तो बंद के बारे में और समझें। तो बंद क्या है? तो जब हड़ताल करने के पश्चात भी श्रमिक की मांग पूरी नहीं होती। तो देखो बंद की स्थिति परिस्थिति क्या होती है। मान लीजिए हड़ताल हो रहा है, लेकिन हड़ताल कर रहे हैं लेकिन तब भी हमारी मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो श्रमिक क्या करते हैं, अपने संबंधित शहर जहां वो काम कर रहे हैं उससे संबंधित शहर या क्षेत्रीय जनता या क्षेत्र में जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से बंद को अपना हथियार बनाते हैं। और इस दौरान वे सभी से आग्रह करते हैं कि आप सभी कार्यालय बंद रखिए, कारखाने बंद रखिए, व्यापार स्थल बंद रखिए, दुकान आदि बंद रखिए। ऐसा ही वे इसलिए करते हैं ताकि जनता से वे सहानुभूति भी प्राप्त करें तथा उनका जनता का ध्यान भी उनकी तरह आकर्षित हो कि हमारे मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, आप लोग भी हम लोग का सहयोग कीजिए। ठीक है। चलिए तो अगला जो हड़ताल है वो है सीटी बजाकर हड़ताल। ठीक है। सीटी बजाकर हड़ताल किसी आकस्मिक घटना के कारण सीटी बजाकर तत्काल बिना सूचना के किए गए हड़ताल को सीटी बजाकर हड़ताल कहा जाता है। ठीक है। यानी कि मान लीजिए अचानक से किसी दुर्घटना, कोई गिर गया काम करते करते उद्योग के ही अंदर, उसको चोट घाटा लग गया तो सीटी बजाकर श्रमिक लोग हड़ताल कर देते हैं, जिसकी तत्काल सूचना, बिना सूचना का ये हड़ताल होता है। ठीक है। और ये वैध हड़ताल कहलाता है क्योंकि ये आकस्मिक स्थिति में होता है। ठीक है। चलिए अगला जो हड़ताल है 20 नंबर हड़ताल, मैंने बोला था 19, सॉरी, वे कुल मिला के 20 हड़ताल हो गए। पिकेटिंग हड़ताल। ठीक है। तो पिकेटिंग क्या होता है कि किसी को कहीं पे जाने से रोकना ही पिकेटिंग कहलाता है। चलिए अब पिकेटिंग हड़ताल समझते हैं। इस प्रकार के हड़ताल में श्रमिक या कर्मचारी अपने कारखाने या उद्योग के कार्यालय के सामने खड़े होकर हाथ में लिखी हुई तख्तियाँ लेकर अपनी मांग पूरी करवाने के लिए नारे लगाते हैं। यानी कि नारे लगाते हैं तथा अन्य कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जाने से रोकते हैं। दूसरे शब्दों में अन्य व्यक्ति या कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जाने से रोकना ही पिकेटिंग कहलाता है। आप सभी को जैसे कि फिल्मों में देखा होगा कि कहीं हड़ताल होता है तो अपने हाथ में बोर्ड ले लेता है सब और नारा लगाता है कि
हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, इस प्रकार का जो है वो लोग नारेबाजी करते हैं सरकार के विरुद्ध या अपने नियोजक के विरुद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार के हड़ताल को पिकेटिंग हड़ताल कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको सेल्फ थॉट अपना लिखना है कि आपने जो है इन सभी परिभाषाओं से आपने क्या निष्कर्ष निकाला। तो सेल्फ थॉट में आप सभी को अपने अनुसार आपको जो भी समझ में आया परिभाषाओं को पढ़ने के पश्चात अपना खुद का विचार लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उपरोक्त परिभाषाओं एवं हड़ताल के प्रकारों को समझने के पश्चात यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हड़ताल न केवल श्रमिकों को हानि पहुंचाता है बल्कि ये नियोजक समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हड़ताल की परिभाषा एवं उसके प्रकार की समाप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हड़ताल समझ में आया होगा और इसके प्रकार भी आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।